सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। और दुलारी चंचल बिटिया कैसी हो? प्यारी बुआ हम बहुत अच्छे हैं। देखो सब लोग यही कहते हैं, जब हालचाल पूछो तो हर यही कहता है, अपने मन से ही तारीफ कर लेता है खुद ही कि हम बहुत अच्छे हैं। क्यों बुआ, हम अच्छे नहीं हैं? हाँ नहीं तो है वो ना, तो यही तो अच्छा लगता है, इसीलिए तो हम हालचाल पूछते हैं कि खुद इंसान कहे कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं। तो खुद को समझना और खुद में विश्वास जगाए रखना, बनाए रखना बहुत जरूरी है ना? क्यों, इसी चीज से आप इस तरह से हाल पूछकर एक सकारात्मकता का संचार हमारे भीतर भर देती हैं बुआ। अरे तुम लोगों को सिखाया है, बस याद दिला देते हैं, बाकी तो तुम लोग को सब आता है ना? ये तो वर्ड फेमस है कि हमारी जितनी बिटिया लोग हैं, बहुरियां हैं, सब बहुत सुघड़ हैं, बड़ी प्यारी प्यारी हैं। हमारे साथी भी लिखकर भेजते हैं कि दुलारी दुलारी बिटिया लोग हैं हमारी। तो ये सब जब आती हैं तो बड़ी बड़ी चीजें लेकर आती हैं, कहीं कहीं घुमाने हमें ले जाती हैं। कहाँ चल रहे हैं? हम घुमाने ले चलेंगे ना? कहाँ ले चल रही हो? आज हम महेश्वर घूमेंगे, जहाँ बहुत सारे मंदिर हैं और घाट हैं। घाटों की आज सैर करेंगे। और फिर भी देखिए, अब जनवरी का महीना है, उसके बाद तो दिन लग जाते हैं बच्चों की पढ़ाई के। क्योंकि पहले बोर्ड के इम्तिहान होंगे, फिर उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं उनके होंगे, फिर कॉलेज वालों के इम्तिहान होंगे। और अगर बात करें तो प्रैक्टिकल जो परीक्षाएं हैं वो तो शुरू ही हो जाएंगे तुरंत, है ना? और जब इम्तिहान सर पे आते हैं, जब पढ़ाई ज्यादा करने के दिन होते हैं, तो कई बार डर के मारे पढ़ाई में मन ही नहीं लगता बुआ। हाँ यही तो होता है, यही तो हम भी कह रहे हैं कि जब पढ़ना ज्यादा रहता है तब और मन नहीं लगता, जैसे उसके ना लगता है किताबों के पास जाओ तो वो और दूर दूर भागती जाती हैं, है और किताबें देखते ही नींद भी आने लगती है। बहुत बढ़िया। तो जब नींद ना आ रही हो तो किताब पढ़ लिया जाए, अक्सर ये भी कहा जाता है। तो भाई ऐसा ना करें, लेकिन जब पढ़ाई में मन ना लगे तब क्या करें और किस तरह से कोशिश करें, क्योंकि बिना इसके तो नहीं चलने वाला है ना? बुआ, जब मन नहीं लगता है, पता है पढ़ना है तो इस चीज से हमें तनाव बढ़ता जाता है। बिल्कुल। और तनाव का शिकार हर व्यक्ति हो रहा है, और उसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। बिल्कुल। चलिए, बड़ों को तो है भाई कि काम है, काम होगा नहीं होगा, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, आर्थिक उनके ऊपर भार रहता है। लेकिन छोटे बच्चे जिन पर कोई भार नहीं है, लेकिन उनकी पढ़ाई उनके लिए भार से कम नहीं है। हाँ, उसके अलावा और भी बहुत सारी आजकल सामाजिक जो स्थिति है उसमें ये भी हो गया चंचल बेटिया की, और भी बहुत सारी चीजों का तनाव है उनको। वो घर में हर चीजें देखते रहते हैं, पहले तो बिल्कुल निश्चिंत रहते थे। तो वो भी बात है। अगर हम बचपन की बात करें तो हमारे बहुत सारे साथी जिन्होंने बचपन में अंगीठी जलाते हुए देखा होगा और खुद जलाई भी होगी, थोड़े बड़े हो गए होंगे, तो वो बताएं कि कैसे कैसी कौन कौन सी अंगीठी जलाते थे और कौन कौन सी उसमें कलात्मकता जोड़ते थे। क्योंकि वो भी एक बड़ा हुनर है जलाना, है ना? बिल्कुल। और अंगीठी वाले दिन कैसे थे उनके उसके बारे में हम जानेंगे। तो महेश्वर घूमने की हम बात कर रहे थे। चलो। तो बुआ, क्या है कि बनारस इतना सुंदर शहर है, हर किसी के अलग अलग मायने हैं। तुम तो कह रही थी कि महेश्वर चल रही हो, तो तुम बनारस की बात कर रही हो। अरे बुआ, हमारी बात तो सुनिए ना। बनारस घूमना सबको पसंद होता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब बनारस में किसी को रहना पसंद है, किसी को वहाँ की आध्यात्मिकता पसंद है, और जो लोग बनारस नहीं जा पाते हैं तो उनके लिए दूसरा बनारस है, मध्य प्रदेश का महेश्वर। वाह वाह, क्या बात है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अब जाहिर है कि जब बनारस की बात आई तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखी जा सकती हैं। तो पर्यटकों की बात करें तो उन्हें जैसे लगेगा ना कि घाट है, लगेगा कि वहाँ जो घाट है वो सब देख के लगेगा कि बनारस में आ गए हैं। और इस तरह से जो है ना, मध्य प्रदेश का ये जो महेश्वर है, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर महल हैं, मंदिर हैं, जहाँ का इतिहास आज भी इन गलियारों में जिंदा दिखाई पड़ता है। और नर्मदा नदी के किनारे बसा महेश्वर जो है सभी को बहुत लुभाता है। जैसे गंगा के किनारे बसा है वाराणसी यानी बनारस, तो नर्मदा के किनारे बसा है महेश्वर। और बुआ, मानते हैं कि सुबांदु नामक जो शासक था, उसकी 4वीं शताब्दी में महेश्वर जो छोटा सा शहर है या कस्बा है, उसे बसाया गया था। और फिर बाद में होलकर शासकों ने अपनी राजधानी इंदौर से बदलकर महेश्वर कर ली। और जब अहिल्याबाई होलकर शासक बनी तो उन्होंने सिर्फ महेश्वर के ही नहीं बल्कि पूरे देश के जो मंदिर थे उनका पुनरुद्धार कराया, जिन्हें मुगलों ने उस वक्त तोड़ दिया था या तहस-नहस कर दिया था। और अहिल्याबाई होलकर ने नर्मदा नदी के किनारे बहुत सारे घाट भी बनवाए। और महेश्वर, जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, इसका प्राचीन नाम है माहिष्मती। और अहिल्याबाई होलकर की बात आई तो बता दें कि वाराणसी में भी घाट है उनके नाम पर, और दिया जो है बहुत बड़ा दीपदान भी रखा है पत्थर का, होलकर जी ने रखवाया था, अहिल्याबाई होलकर ने। महेश्वर बिल्कुल शांत और सुकून वाली जगह है। यहाँ पर्यटक सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट सुन सकते हैं। शहरी आधुनिकता से दूर महेश्वर बिल्कुल धीमा चलने वाला शहर है, सुकून वाला। महेश्वर में आज जो भी बना है उसे अहिल्याबाई होलकर और उनकी बहू कृष्णाबाई होलकर ने बनवाया था। इस खूबसूरत और आनंद देने वाले शहर में देखने के लिए बहुत कुछ है। तो बहुत सारी चीजें हम देखेंगे बुआ। एक गाना सुने। हाँ।
सवेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया, क्या देखा था तुझ में दिल तेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया। बुआ ऐसा ही ये शहर है कि भाई यहाँ के जलवे कोई देख ले तो वहीं का होके रह जाता है। और बिल्कुल। मालवा की राजधानी ये थी। यहाँ की जो इमारतें हैं या जो भी यहाँ के सार्वजनिक स्थान भी बने हैं बुआ, वहाँ पर मराठा वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है और भगवान शिव को समर्पित ये शहर है। और जो आध्यात्मिक अनुभव चाहते हैं उनके लिए भी आकर्षण है और जो पर्यटन की दृष्टि से जाना चाहते हैं उनके लिए भी आकर्षण है। और माहेश्वरी साड़ियाँ, जिन महिलाओं को साड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है भाई, उनके तो मजे हो जाएंगे। मजे ही मजे हैं और बहुत खूबसूरत होती हैं साड़ियाँ। यहाँ का सिल्क बहुत अच्छा होता है और इतिहास की अगर बात करें तो युगों पुराना है, तभी तो इसका उल्लेख रामायण जैसे महाग्रंथ में भी मिलता है। शहर की स्थापना सबसे पहले हयवंशी राजा सहस्त्रार्जुन ने की थी। रामायण में मिले उल्लेख के अनुसार सम्राट सहस्त्रार्जुन इतने शक्तिशाली राजा थे कि अपनी 1000 भुजाओं द्वारा नंदा नदी की धारा को रोक सकते थे। उन्होंने एक बार रावण को युद्ध में भी हराकर उसे कैद कर लिया था। महेश्वर में स्थित रावणेश्वर मंदिर उस जीत का प्रतीक माना जाता है। और जो रानी अहिल्याबाई थी वो बड़े धार्मिक स्वभाव की थी और बड़ी बुद्धिमान महिला थी और वर्तमान महत्व में पहचान मिली है इस चीज़ को। और गौरवशाली अतीत जो है इस शहर का,
जिन्होंने जो होलकर साम्राज्य था उन्होंने हाँ, इसे अपनी राजधानी बनाया घोषित था। किया और था। घूमने की जगह की हम बात करें तो सबसे पहले होलकर फोर्ट चलते हैं बुआ। बिल्कुल। ये बहुत खूबसूरत किला है, इसे महेश्वर किला भी कहते हैं। और दाईं तरफ सतपुरा की पहाड़ियां हैं और बीच से नर्मदा नदी बहती है। किनारे पर, नदी के किनारे पर ये किला बना है। बहुत ही मनमोहक है, खूबसूरत है। और प्रशासनिक मुख्यालय भी था उस समय पर जब ये होलकर वंश बिल्कुल। का वहां पर शासन था। बड़ी खूबसूरत नक्काशी भी यहाँ देखी जा सकती है। जैसे कि पहले ही हम बता रहे हैं कि राजपूताना मराठा आर्किटेक्चर की झलक देखने को मिलती है, मुगल शैली भी देखने को मिलती है और कुछ कुछ कहानियां भी इसमें उकेरी गई हैं। और सीढ़ियों पर नदी की बाढ़ की तारीख और साल भी उकेरा गया है, क्योंकि किले के किनारे नदी है। फिर इससे पता चलता है कि कितनी सीढ़ियां डूब जाती थीं। और अब इस किले को रॉयल गेस्ट हाउस में बदल दिया गया है और इसका जो है सब कुछ व्यवस्था जो है वो महाराजा के परिवार में लोग लगे रहते हैं इसके लिए, है ना। अब इसके बाद रजवाड़ा चलते हैं। तो रजवाड़ा जो है, अहिल्याबाई होलकर के बारे में बुआ कहते हैं कि उन्होंने कोई बहुत अपने रहने के लिए महल नहीं बनवाए थे, ना कोई पैलेस था। वो एक छोटे से घर में रहा करती थी जो खपरेल का बना हुआ था और उसी को आज रजवाड़ा के नाम से जानते हैं। जब इसमें हम प्रवेश करते हैं तो सामने अहिल्याबाई होलकर की बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देती है। इसके बाद वो घर आता है जिसमें अहिल्याबाई होलकर रानी रहा करती थी। वहाँ एक उनकी पालकी भी रखी हुई है और वो गद्दी भी रखी है जिस पर वो बैठा करती थी। और उनके घर के अंदर जाकर देखेंगे तो तलवार, भाले, जो उनके हथियार थे वो सब हैं। और वास्तुकला शैलियों को ये जो रजवाड़ा है प्रदर्शित करता है और उनके डिजाइन भी समेटे हुए हैं जो उस समय फ्रांसीसी और मुगल शैली से प्रेरित मानी जाती हैं। और पर्यटक लोग जब जाते हैं तो उन्हें बड़ी अच्छी लगती है ये जगह। हाँ, लगेगी ही। नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा घाट और फिर बसी जो जगहें हैं बहुत खूबसूरत होती हैं। और किनारों का सुंदर घाट जो है वो बहुत अच्छा लगता है। किसी भी शहर में इस तरह से जब घाट होता है, यानी कि नदी होती है, तो घाट बहुत सुंदर लगते ही हैं। फिर लगता है इसीलिए कि हम बनारस पहुंच गए। फिर आप, जाहिर है कि नदी है तो आप सैर का आनंद लीजिए, नाव की सैर का आनंद लीजिए। नदी के बीच जाकर ये घाट और सुंदर लगते हैं क्योंकि परछाई जो है वो पड़ती है सीढ़ियों की भी और जो सुंदर सुंदर भवन है, महल हैं, उनकी भी पड़ती है। तो सुबह शाम इन घाटों पर पर्यटकों का जो है ना तांता लगा रहता है। लोग अपने, कहते हैं ना कि उस जगह को यादगार बना लेते हैं। और जब ऐसी जगह जाते हैं ना तो वो पूरी पिकनिक ही या जो आपका ट्रिप है वो यादगार बन जाता है। वो यहाँ पर छतरियाँ भी हैं। छतरियाँ वो जगह होती हैं जहाँ राजा महाराजाओं की समाधियाँ बनी हुई होती हैं। और ये छतरियाँ इतनी विशाल और इतनी खूबसूरत लगती हैं देखने में कि लगता है कि यहाँ तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। उस समय की नक्काशी और इमारतों को बनाने की कला भी इन छतरियों को देखकर हम समझ सकते हैं। बिल्कुल। इसमें अहिल्या शिवालय, विठोज जी की खूबसूरत छतरियां बनी हुई हैं। और जब पर्यटक जाते हैं ना तो इस जगह पर भी घूमने जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। महेश्वरगढ़ है जहाँ राजसी परिवार रहता है। महेश्वरगढ़ के प्रवेश द्वार तक लोग आते जाते हैं। ये विशाल गेट हाथियों के लिए बनवाया गया था। ऐसे ही राजराजेश्वर मंदिर है और सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। 11 अखंड दीप हमेशा जलते रहते हैं और पहले टूटा, फिर बाद में अहिल्याबाई होलकर ने इसका उद्धार करवाया। ऐसे बहुत सारे मंदिरों का उद्धार करवाया था। और ये मंदिर इसीलिए अहिलेश्वर मंदिर से 1 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ है। और एक छोटा सा सहस्त्रार्जुन मंदिर भी है। और सहस्त्रार्जुन महेश्वर के महान सम्राट थे, जैसे हमने पहले बताया कि जिन्होंने रावण को भी हराया था। यहाँ पर एक काशी विश्वनाथ मंदिर भी है, बिल्कुल वैसा ही जैसा बनारस में बना हुआ है और ये नर्मदा के घाट पर बना हुआ है। एक है अहिलेश्वर मंदिर, ये भी नर्मदा घाट पर बना हुआ है और भगवान शिव को समर्पित ये बहुत प्राचीन मंदिर है। साथ में यहाँ पर एक भगवान श्री राम का भी मंदिर है। इस मंदिर में बहुत अच्छी अद्भुत नक्काशी देखने को मिलेगी। साथ ही सैनिक और हाथियों के चित्रों से सजी हुई दीवारें हैं, वो भी देखने लायक हैं। ऐसे ही पंढरीनाथ मंदिर है और ये भी बहुत प्रसिद्ध है, जो ब्रह्मांड के रक्षक कहे जाने वाले भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि द्वापर युग के अंत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने श्रावण के महीने में कृष्ण पक्ष के 8वें दिन अवतार लिया था और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को पंढरीनाथ कहा जाता है। हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक भगवान के दर्शन और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। इसके अलावा मंदिर के दरवाजों पर की गई कलात्मकता का चित्रण भी देखने लायक है। इसके अलावा यहाँ पर है एक जलेश्वर मंदिर जो शिव को समर्पित मंदिर है और एक प्रमुख तीर्थ भी कहलाता है। इस पूरे मंदिर को, जो वहाँ के सारे मंदिर हैं उनमें से बहुत सुंदर मंदिर माना जाता है। और कई बार तो बड़ी लंबी लंबी लाइनें दर्शनार्थियों की लगी होती हैं। इसी बात से अंदाजा लगता है कि कितनी महिमा है इन मंदिरों की। मंदिरों की तो महिमा है। ऐसे ही खरगोन कुंडा नदी के तट पर स्थित है। ये भी बहुत सुंदर जगह है। यहाँ नवग्रह मंदिर, अहिल्या किला और ऐसे ही ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर सहित बहुत सारी और भी जगह देखने लायक है। खरगोन शहर का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। तो यहाँ क्योंकि मराठा होलकर शासन काल के दौरान मालवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था,
तो मंडलेश्वर चलने से पहले हम समझ रहे हैं, तुम्हारा मुंह ऐसे खुल रहा है कि बुआ गाना सुनवा दे, बुआ गाना सुनवा दे। घूम ली और एक और भी घूमना बाकी है, लेकिन गाना सुनते सुनते घूमेंगे हम तो। बिल्कुल। हमने अब अपने खरगोन के बारे में बताया, ऐसे ही एक मंडलेश्वर भी इसके पास में छोटी सी जगह है। हाँ। और ये भी नर्मदा के किनारे बसा हुआ है और बहुत सारे मंदिर यहाँ भी हैं। शांत और सुंदरता में बसा हुआ ये शहर जो है अपने मंदिर, किलों और स्नान घाटों के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा यहाँ के जो किले हैं उन पर अद्भुत वास्तुकला के कारण भी यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री भी आते हैं। और महेश्वर से क्योंकि लगा हुआ है तो जो महेश्वर घूमने जाते हैं वो मंडलेश्वर भी जाते हैं। जाना भी चाहिए और इसके बाद चलना चाहिए ऐसी जगह जहाँ हम लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि भाई यहाँ साड़ियाँ मिलती हैं, रंगीन सूती साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और ये जगह है कसरावद, जो बॉर्डर पट्टी और चेक जैसी डिज़ाइन से बनती हैं। और इस शहर की अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है, क्योंकि ये भगवान राम के पुत्र कुश के राज्य की राजधानी थी। वैसे तो पूरे साल भर पर्यटक आते हैं, लेकिन कसरावद में सर्दियों के दौरान जो लगता है ना मेला गंगलेश्वर, इस समय जो है बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है घूमने वालों की। और ये अपने रोमांच पर रहता है ये जगह। और ये मेला अन्य आकर्षणों के लिए भी प्रसिद्ध है। अब खरीदारी करने चल रही हो तुम? हाँ, पता है हमें, क्योंकि जब पर्यटक जाते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ यादगार चीजें तो लेकर आते हैं। तो अगर खरीदारी करनी है तो टूरिज्म का भी एक हिस्सा होता है खरीदारी। जो जब वहाँ टूरिस्ट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ की साड़ियाँ एक
खास चीज है जो सभी खरीद कर लाते हैं, और महेश्वरी साड़ी अगर नहीं खरीदी तो फिर महेश्वर जाकर क्या किया? क्या किया? तो भाई क्योंकि रंग बिरंगी होती है चारों तरफ से, ये हाँ, तो बहुत और हथकरघा चलने की आवाजें हर तरफ वहां सुनाई देती हैं। और इन साड़ियों की खास बात यह है कि महेश्वर किला और उनका आर्किटेक्चर इन साड़ियों पर उकेरा जाता है, जिससे कि ये साड़ियाँ और भी खास लगने लगती हैं। और साड़ियों के अलावा जो हस्तशिल्प के सामान हैं, उन्हें भी यहाँ पर लोग खरीद सकते हैं। और हस्तशिल्प की बात जब भी आती है तो हस्तशिल्प वाली वस्तुओं को जरूर खरीदना चाहिए। एक तो आपकी यादें भी ताजा रहती हैं जब आप उसे देखते हैं, और उन कारीगरों के भी बारे में सोचिए और उस शिल्प के बारे में सोचिए कि ये शिल्प हमारे देश की, जो कहते हैं ना, एक धरोहर है। तो इसको जिंदा रखने के लिए हम सबकी भी ये भूमिका है कि हम खरीदें उसे। और घूमने जाने की बात आती है तो अक्टूबर से मार्च तक का जो समय है सबसे बढ़िया है। गर्मी के दौरान महेश्वर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, 45 डिग्री तक, इसलिए ये समय बहुत अच्छा है। तो भाई इस तरह से घूमें। फरवरी मार्च के महीने में मनाई जाने वाली शिवरात्रि, जिससे कि महेश्वर में धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि भाई शिव की नगरी एक तरीके से है, तो उसका आनंद लीजिए, है ना। और जब पर्यटक जाते हैं तो ये भी बात होती है कि भाई जाएंगे तो ठहरेंगे कब, कहाँ? तो हर बजट के यहाँ पर आपको होटल, गेस्ट हाउस, लॉज सभी मिल जाएंगे। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप चुन सकते हैं। और अगर आपको एक राजसी ठाट-बाट में रहने का आनंद लेना है तो जो किले को गेस्ट हाउस में बदला गया है, आप वहां उसमें भी रह सकते हैं। और पहुंचने के लिए हवाई जहाज, रेल, सड़क मार्ग से जा सकते हैं। और इंदौर से लगभग 91-92 किलोमीटर की दूरी पर है महेश्वर, तो इंदौर से जा सकते हैं। बस, टैक्सी, जो भी आप चाहें निजी वाहन से, ये आपकी मर्जी है। और ये जो है नज़दीकी एयरपोर्ट जो है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में है, तो यहाँ से टैक्सी से भी आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी। और अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो जो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है बड़वा, जो कि महेश्वर से लगभग 39 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन सभी ट्रेनें यहाँ पर नहीं रुकती हैं, इसीलिए जो प्रमुख रेलवे स्टेशन है उसे हम इंदौर कह सकते हैं। ये बहुत बड़ा जंक्शन है, तो हर रूट से आने वाली सभी गाड़ियां यहाँ पर रुकती हैं। भाई हमारे साथियों का प्यार है कि वो कह रहे हैं कि हमने आपकी नज़रों से घूम लिया महेश्वर, तो बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतनी शिद्दत से सुना, घूमे भी आप। तो हमारे संग घूमिए और फिर गीत भी सुनते रहिए। मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल क्यों, मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल, दिल पे क्या पड़ गई मुश्किल। अरे रात भी सुनी सुनी लागे और दिन भी सुना सुना लागे। कोई ये तो बता दे मुझे, वो तो नहीं हो गया, मुझे वो तो नहीं हो
सच में बुआ बड़ी विकट समस्या है कि जब पढ़ाई में मन ना लगे तो क्या करें। ये वाला गीत सुना दिया जाए। हाँ। मतलब जिसका नहीं दिल लग रहा उसके लिए, और फिर उसके बाद सामने वाला का रिएक्शन देखिए, आप फिर प्रतिक्रिया देखिए क्या होती है माता की या पिता की या बड़े भाई या बहन की। तब बताएंगे लगेगा मन। फिर डांट डांट पड़ेगी माता पिता से तो सबसे जोर से। और अगर ऐसे में आप मोबाइल लेकर बैठे हैं, हाँ। टीवी देख रहे हैं, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं, क्या तो बात है। जरूर से पढ़ने वाली है। तो जरूर की पढ़ाई के लिए अपना लक्ष्य बनाएं, क्योंकि जीवन में इसका क्या महत्व है इसे समझना बड़ा जरूरी है। आगे चलकर आप क्या बनना चाहते हैं, सारे जवाब खुद को ढूंढने होंगे। और माता पिता जो है ये इस मामले में मदद जरूर कर सकते हैं बच्चों बिल्कुल की। मदद कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें प्रेरित करें, बच्चे का क्यों मन नहीं लग रहा है ये देखें और कहाँ भटक कर जा रहा है उसको दूर करने का प्रयास करें। और बहुत ज्यादा ये ना करें कि ये ना करो, बल्कि ये बताएं कि क्या करो, है ना। अक्सर होता है कि अच्छा ये मत करो, फिर बच्चा भी ऐसा होता है अब करें क्या, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, हम बता तो रहे हैं, नहीं नहीं लगाओ। केवल ये कहने से नहीं होगा, आपको व्यावहारिक तौर पर देखना होगा कि कैसे उसका मन लगे। हो सकता है कि वो जो जहाँ बैठ रहा है वो जगह बहुत अच्छी ना हो, है ना। ये भी हो सकता है कि उसे जो विषय चुनकर दिए गए हैं वो माता पिता ने शायद अपनी मर्जी से दे दिए और बच्चे के पसंद के वो नहीं है। अरे ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। बिल्कुल सही क्षेत्र का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है बुआ। इसीलिए जिस विषय में रुचि है वही बच्चे को चुनकर देने चाहिए। बच्चे भी समझे कि उनकी रुचि किस चीज में है, तो वो माता पिता को बताएं और सही दिशा अपनी चुन लें। हाँ, ये तो देखो माता पिता को देखना पड़ेगा कि क्या आपका बच्चा सक्षम है ये समझने के लिए कि हाँ उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उस हिसाब से करें। अब बात आई कि टाइम टेबल बना लें, समय सारिणी जब निर्धारित हो जाएगी और उस पर कोशिश करें कि उसका पालन भी करें। ऐसा नहीं कि बना के रख दिया और वो किसी कोने में पड़ी है और हम अपनी मर्जी से जी रहे हैं। तो बात जब बुआ समय सारणी की हो रही है तो मैं घड़ी की तरफ देख रही हूँ और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि एक अंतराल का समय हो जाए। बिल्कुल। विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से आ गए हैं किताब लेकर। हाँ, और हमारे एक सुनने वाले ने लिखा है भी पढ़ाई में मन ना लगे तो उसके तरीके क्या हैं। सही टाइम टेबल बनाएं, पढ़ाई करते समय बिना जरूरत के मोबाइल का उपयोग ना करें। अरे तो बच्चे बताएंगे ना कि जरूरत है, बहुत जरूरत है। पढ़ाई करने के पीछे अगर आपका मकसद पढ़ाई करने के पीछे का मकसद या लक्ष्य निर्धारित करें। किसी एक विषय के पीछे ना पड़ जाएं, बल्कि सभी विषयों को पढ़ना है। पढ़ने के लिए सही जगह का चुनाव करें। पढ़ना है, रटना नहीं है। और आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन भी समय समय पर करें। कुछ जरूरी चीजें पढ़ते समय साथ रखें। ये बात बहुत अच्छी आपने बताई, क्योंकि उसी बहाने हम बार बार उठते हैं कि अब फिर प्यास लग रही है, फिर ये हो रहा है, तो कुछ इस तरीके की चीजों से अपने मन को संभाल कर रखें या पानी वानी वहीं रख दें। यहाँ पर ये अभिभावक की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसको कोई बहाना नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा है ना। और हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन न लगता अर्थात हमारी रुचि कहीं और हो गई है। हमें अपने मन को समझाना होगा। हमारा ध्यान कहीं और है तो अध्ययन नहीं किया जा सकेगा। जैसे कैमरे को जहाँ फोकस किया जाता है वहीं की फोटो वो लेता है, तो इस बात को देना होगा। और वही बातें मन पर भी रहेंगी, पढ़ाई नहीं। तो ये साइंस समझते ही मन पढ़ाई में लगने लगेगा। प्राथमिकता खुद तय करनी होगी
योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, भोजन का चयन भी मन के प्रबंधन में कारगर साबित होता है। बिल्कुल सही बुआ। और एक चीज ये भी कर सकते हैं कि जो आपका सिलेबस है, हाँ। भाई अगर मान लीजिए आपके मनपसंद विषय भी आपने लिए हैं, चुने हैं, तो सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लें और फिर टाइम टेबल बनाएं और सिलेबस को समझकर उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई करें। और कितनी पढ़ाई हो चुकी है, कितनी नहीं हुई है, इसका ध्यान रखें। और अलग-अलग टॉपिक्स आप तैयार कर लें कि कब कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, तो आसानी हो जाएगी पढ़ने आसानी में। हो जाएगी। और जैसे हमारे साथी ने लिखा कि जिस विषय पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ी देर के लिए उसको हटा दें, न कि उसमें उलझते जाएं। उसमें क्या होगा कि आपका जो आत्मविश्वास है वो टूटता जाएगा और आपको लगेगा कि आप जो आता है वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो खुद को मोटिवेट करना, एक तरीके से जैसे खुद को प्रेरित करना, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जिसमें आप उलझ रहे हैं उसको थोड़ी देर किनारे कर दीजिए और फिर नई ऊर्जा के साथ उसे शुरू कीजिएगा। और ये भी देखिए कि नहीं, ये विषय आप कर सकते हैं और आपने पहले भी ये काम किया है, तो ऐसे आपको अच्छा लगेगा। एक बहुत जरूरी चीज कि बिस्तर पर लेटकर पढ़ाई कभी ना करें, क्योंकि अगर लेट मजा कर बहुत पढ़ेंगे आता है लेकिन पता है लेकिन नींद भी बड़ी जल्दी आ जाती तो है बुआ। आजकल ठंड में तो और जरूरत रहती है ना। तो इसीलिए कोशिश करें कि अगर आपको पढ़ाई में मन लगाना है तो रजाई में घुसकर या बिस्तर पर लेटकर ना पढ़ाई करें। हाँ, क्योंकि उसके संग संग नींद भी आती है। सही कुर्सी बात और है। मेज लगाकर व्यवस्थित तरीके से लैंप, अगर रात का समय है तो लैंप लगाकर पढ़ाई करें, जिससे आप बैठे रहेंगे तो आपका मन पढ़ाई में लगा रहेगा और पढ़ेंगे ज़्यादा तो रुचि भी धीरे-धीरे बढ़ने हाँ, लगेगी। बल्कि स्थान की बात आती है और फिर यहाँ पर अभिभावक की जिम्मेदारियों की बात आ जाती है कि जैसा उसको गर्माहट चाहिए, कपड़े आदि या और व्यवस्थाओं से, तो वो वहीं पर कर दें आप। जैसे गर्म कुछ खाना पीने की अगर उसको ज़रूरत लगती है तो वो सारी व्यवस्था आपको करनी होगी। और एक नोटबुक साथ में ज़रूर अगर रख लें जो पढ़ रहा है, ताकि जैसे कोई पसंदीदा विषय अगर लगता है, उसके खास बिंदु लगते हैं हैं, तो बिंदु उसको हैं। लिख लें, या कुछ अभी नहीं समझ में आया है तो उसको छोड़ दीजिए और उसको लिख लीजिए कि इसको भाई हमें बाद में समझना है, इसको हमें फिर से पढ़ना है। तो इस तरीके की चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ डायग्राम आदि बना सकते हैं अपने सीखने समझने के लिए। ये आप पर निर्भर करता है कि आपको कैसे याद होगा, फिर आपको आत्मचिंतन इसके लिए करना हो, है और ना। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अकेले पढ़ने में मन नहीं लगता कि भाई वो अकेले हैं तो उन्हें उबाऊ लगने लगती ये है बहाना पढ़ाई। नहीं लगता है तुमको? कुछ जो हाँ। जिनका पढ़ने में वाकई में मन नहीं लगता उनके लिए बहाना हो सकता है, लेकिन कई बार हाँ। अकेले अगर पढ़ाई आपको उबाऊ लगती है तो आप जो आपके पढ़ने वाले दोस्त हाँ। हैं, जो सिंसियरिटी के साथ पढ़ते हैं, हाँ, यही तो हम उनके कह साथ रहे आप हैं। बैठकर पढ़ सकते हैं। या फिर घर में अगर माहौल ऐसा है कि भाई घर छोटा है, घर में शोर शराबा ज्यादा हाँ। है, छोटे बच्चे हैं, तो आप नजदीक की किसी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं, जहां आपको पूरा माहौल मिलेगा पढ़ाई वाला। क्या बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसे आप करें और प्राणायाम आदि जो चीज़ें हैं जिनसे एकाग्रता बढ़ती है वो सब ज़रूर करें। थोड़ी-थोड़ी देर पर अपने को कह सकते हैं ना कि रिलैक्स भी हो जाए, यानी कि थोड़ा-सा सुकून भी दें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो आपका फिर एक समय के बाद होता है सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, जहाँ कि आपका मस्तिष्क भी थक जाता है। फिर आपको कुछ भी उसमें डालेंगे तो जाएगा नहीं। तो बेहतर है कि उस समय आप छोटा-सा एक ब्रेक ले लें, है ना? और अगर रात के समय पढ़ रहे हैं तो उस वक्त सो जाइए। और जैसा हम अपने बड़ों से हमेशा सुनते आए हैं हाँ। कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए, वो ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्त वाला, होता है। हाँ। उस समय जो पढ़ा हुआ होता है वो बड़ी जल्दी याद रह जाता है और उस समय मन भी बड़ी जल्दी एकाग्र हो जाता है। तो उस समय आप पढ़ाई करें। और एक टॉपर छात्र जो रहे हैं आपके स्कूल में, जो बहुत अच्छे अंक लाकर पास होते रहे हैं, तो उनसे कभी बात करके देखिए कि उनकी पढ़ाई का तरीका क्या रहा था। हाँ, तो ये बात उनसे भी सही आपको है। एक अच्छी राह मिल सकती है और उन्हें देखकर हो सकता है आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाए और हर बच्चा अच्छे अंक लाकर आगे बढ़ सकता है, पढ़ सकता है। बस सफलता का सूत्र उसे ये अपनाना होगा कि उसे लगे हर मुश्किल को मैं आसान बना सकता हूँ। उसके अंदर ये सकारात्मकता और सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत चाहिए। जरूरी है। ऐसे ही हमारे साथी लिखते हैं कि किताबों से ध्यान हटता है तो कुछ विचार मन में आने लगता है, तो ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे में पढ़ने की जगह में बदलाव करता रहना चाहिए। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि दिमाग पढ़ते वक्त पृष्ठभूमि और अनुभूतियों को भी ग्रहण करता है। इसलिए एक जगह की बजाय कभी लाइब्रेरी में, कॉफी हाउस, अध्ययन कक्ष आदि का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रयोग हैं जो किया जा सकता है, क्योंकि जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो कुछ बनेंगे। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। समझे ना? छुट्टी मिले तो खिलौनों से खेलो, छुट्टी मिले तो खिलौनों से खेलो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो। जी न चुराओ
न बनाओ, जाहिर रहोगे तो होगे बदनाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अलिफ से बोलो क्या होता है? उल्लू। ईमान। दुनिया में देखो ईमानदार रहना, दुनिया में देखो ईमानदार रहना। झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना। दिल को किसी के तुम न दुखाना, ऐसे ही नेकी करो सुबह शाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अच्छा बोलो, बा से क्या होता है? बंदर। बहादुर। बन के बहादुर तुम अपने वतन के, बन के बहादुर तुम अपने वतन के। निगहबान रहना तुम अपने चमन के, निगहबान रहना तुम अपने चमन के। इसको संभालो, गले से लगा लो, हो आजाद अब तो ना होना फिर गुलाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अच्छा मुन्ना, बोलो से क्या होता है? तीतर। तकदीर। तकदीर क्या है तुम इसको भुला दो, तकदीर क्या है तुम इसको भुला दो। इल्म हुनर से अंधेरे मिटा दो, इल्म हुनर से अंधेरे मिटा दो। बढ़ते चलो तुम कदम को मिला के, फिर आएगी मंजिल करेगी सलाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। बिल्कुल सही बात है, पढ़ लिख कर आगे सभी बच्चों को बढ़ना है, लेकिन जब माता-पिता एक कंपैरिजन या तुलना शुरू कर देते हैं बच्चों में कि देखो फलां का बच्चा कितना अच्छा पढ़ता है, उसने कितने अच्छे अंक लाए हैं, और जब वो दबाव बनता जाता है बच्चों पर तो कहीं ना कहीं बच्चे तनाव में आने लगते हैं। बुआ, ये बात बिल्कुल सही है। तनाव जो है वो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो पीछे धकेलता रहता है, बल्कि जो हमें आता है वो भी हम नहीं कर पाते तनाव के कारण। हमारे वैसे साथी ने कुछ ने बड़ा अच्छा लिखा है कि हमारी बेटी जो है बहुत अच्छी है पढ़ने में, इस बात पे वो बहुत खुश भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने साझा किया है। और तनाव तो वाकई जो होता है ना कि अच्छे काम को बिल्कुल गायब कर देता है, दिमाग नहीं काम करता ना। जब भी आप देखें कि बच्चा बहुत तनाव की स्थिति में आ रहा है और उस तनाव के कारण उसके जो और अन्य विकास हैं, शारीरिक मानसिक, वो रुक रहे हैं जी, तो मनोचिकित्सक के पास जा सकते हैं। लेकिन कई बार लोगों को लगने लगता है कि अगर कोई मनोवैज्ञानिक विकार बच्चे में है तो वो जीवन भर उससे प्रभावित रहेगा। ये बहुत गलत धारणा है। हाँ। कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, आगे बढ़ता है, तो वो मनोरोग या जो विकार है, मनोवैज्ञानिक विकार, हाँ। वो बाकी समस्याओं की तरह धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। और बच्चे की कमियों या समस्या अगर उसमें कोई है तो उसे ठीक से पहचानने का काम माता पिता को करना चाहिए, क्योंकि अगर शुरू में हमने पहचान लिया कि बच्चा किस चीज से तनाव में आता है, हाँ। तो उस चीज पर काबू पाना बड़ा आसान हो जाता है और उससे विकास उसका अच्छे से होता है। और बिल्कुल अच्छा मतलब ये विषय है, क्योंकि अक्सर हमारे लोग यही सोचते हैं कि मनोवैज्ञानिक क्या जा रहे हैं तो यानी कि कुछ भी मतलब दिमागी हालत ठीक नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आपका मस्तिष्क जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसको दिशा सही नहीं मिल रही है। तो इसके लिए ज़रूरत यही है कि अगर हम वयस्क हैं, समझदार हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उसी समय तनाव हो। बच्चों में जो होता है उसमें भी जो है ना, कहते हैं ना कि आजकल क्या हो रहा है कि माता पिता के संग बच्चे रहते हैं, सारी बातें उसी घर में होती हैं, तो माता पिता की हर छोटी बड़ी बात में बच्चा हिस्सेदार होता है। पहले वो खेलता रहता था संयुक्त परिवार में, अभी क्या है कि उसको हर बात पता। अच्छा, लोन लिया है घर का, अच्छा अभी EMI चल रही है, पापा के ऊपर इतना बोझ है, माँ के ऊपर इतना बोझ है, अच्छा मेहमान आने वाले हैं तो इनके लिए ये बनना है। तो ये सारी बातों को सुनता है और उन्हीं को गुनता रहता है, और कहीं ना कहीं उसको तनाव ज्यादा हो जाता है ना। बिल्कुल। और मानसिक तनाव से अगर कोई बच्चा जूझ रहा है, हाँ। तो सिर्फ माता पिता को इसके लिए हम दोष नहीं देते। ये हो सकता है कि बच्चे की समस्या का निवारण या उसको देखभाल
हाँ। में जो माता पिता की भूमिका है वो सही नहीं मिल पाई हो, क्योंकि बहुत कई बार ये होता है ना कि बच्चे के माता पिता अगर वो नौकरी पेशा है, जी। दोनों चले जाते हैं, बच्चे अकेले रहते हैं और उनके हाथ में या तो उन्हें किसी आया के हाथ में सौंप दिया जाता है या फिर उनके हाथ में गैजेट्स दे दिए जाते हैं। हाँ। तो उन वजह से भी बच्चे आगे चलकर मानसिक विकार या तनाव के चपेट में आते हैं। पहले संयुक्त परिवार होते थे, तो बिल्कुल। चाचा चाची के बच्चे भी होते थे, मतलब चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन हो गए, बड़ों का साथ दादा दादी का प्यार मिलता था। अब क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, दादा दादी के साथ बच्चे नहीं रहते हैं और पहले उन कहानियों से जो दादा दादी सुनाते थे, बच्चे कितना सीखते थे, हाँ। समझते थे, उनको नैतिक मतलब चीजें जानने को मिलती और थी। वो भी बड़े मनोरंजक तरीके से। हुँ। तो ये बात तो है। और कभी-कभी चंचल बिटिया ये भी है कि आप ये भी नहीं समझ सकते कि सब कुछ आपने अच्छा किया, परवरिश भी बहुत अच्छी दी, लेकिन पता नहीं उसको स्कूल में या कहीं और उसने आस-पड़ोस में क्या देखा, किस बात का उसको तनाव हो गया, आप नहीं समझ सकते। आप तो हर चीज़ इसके कारण में ज़्यादा न जाएँ, मतलब थोड़ा बहुत तो अगर आप देख रहे हैं तो कोशिश करें कि नहीं उसको, मतलब जो तनाव का कारण है उसे दूर करें। लेकिन आपको नहीं पता, बच्चे कुछ बातें बताते नहीं और उनको जो ग्रंथि जो है वो बन जाती है कि किसी का देखा कि अच्छा वो बीमार हो गया, उनके पिताजी बिस्तर पर हैं, तो वो सोचने लगता है कि ऐसा तो नहीं कि हमारे पिताजी भी ऐसे हो जाए। तो अब इसका क्या आप निवारण करेंगे? तो आप थोड़ा-थोड़ा उससे पूछते रहें। इसमें ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन बराबर होना चाहिए। जी बुआ। और तो बच्चे से जैसे कि अक्सर क्या होता है, बच्चे कुछ बोलते हैं तो हम लोग काम में उलझे रहते हैं, हम कहते हैं बस करो अपनी बकबक। तो ये ना करें। वो जो बकबक करेगा उसमें ही वो कुछ काम की बात भी बता देगा जो हम शायद किसी चिकित्सक के पास जाकर जानना चाहें। बिल्कुल तो सही ये बात है काम बुआ। आप भी करें, साथ में बैठ के उससे बातें करें और अच्छी-अच्छी बातें करें, ताकि जो अगर कुछ गड़बड़ उसने देखा भी है जो उसके दिमाग पर बोझ डाल रहा है, तो वो अपने आप धीरे-धीरे निकल जाए। तो कहते हैं ना, डाइवर्ट कर देना उसको। हाँ, बिल्कुल सही बात वो है बुआ, प्रयास क्योंकि करें। अगर बच्चा बहुत ही छोटा है तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि उसके हाथ में समस्या क्या है, उसे परेशानी किस चीज़ अरे की हो हम लोग रही नहीं है। समझ पाते तो बच्चा क्या समझेगा, है ना? तो होता है इसीलिए अक्सर। माता-पिता का सहयोग, साथ जी। और उन्हें ये विश्वास दिलाना कि कुछ भी हो हम हम तुम्हारे साथ, साथ। बहुत महत्वपूर्ण है।
बुआ अभी हम तनाव की बात कर रहे थे और हमारे एक सुनने वाले तो लिखते हैं कि अंगीठी सुलगाने का तनाव भी उन्होंने झेला है। हाँ, बहुत दुखी होकर इन्होंने लिखा है और इसके बारे में तो उन्होंने बहुत सारे संदेश भेजे हैं भाई। मतलब वाकई मतलब बहुत दगाबाज थी इनकी अंगीठी, हमें तो यही लग रहा है ना। वैसे दगाबाज हो जाती थी कभी कभी, और खास तौर से बारिश के दिनों में, सर्दी के दिनों में, जब वो कोयले थोड़े थोड़े गीले होते थे या नम रहते थे तो हैरान कर देती थी। या जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें पहले रखकर उन पर पक्का कोयला रखा जाता था, अगर वो लकड़ी भीग गई है आपकी तो भी धुआं करेगी और जलने में थोड़ी दिक्कत तो देगी। और खूब मतलब कहना चाहिए ना आंखों से आंसू निकालेगी, बहुत रुलाती थी। हालांकि हमारे साथी ने जिन्होंने बताया ना कि बहुत हैरान होती हैं, उन्होंने लिखा सचमुच उस जमाने में अंगीठी जलाना कोई आसान काम नहीं था। पहले उपले, कंडे या लकड़ी के टुकड़े डालकर उसमें तेल डालकर जलाकर ऊपर से कोयला रखना पड़ता था और बहुत धुआं छोड़ते हुए वो कोयला पककर लाल लाल अंगारों के रूप में आंच तैयार हो जाता था। अगर पत्थर कोयला है तो अच्छा आंच नहीं आएगा और खाना बनाना बेहद ही कठिन गृहिणी के लिए। लकड़ी पर खाना बनाना मुझे सुखद नहीं लगता बहुत ज़्यादा। बर्तन गंदे होते थे, उस बर्तन के नीचे मिट्टी या राख लगाना पड़ता था। लकड़ी अगर गीली है तो बहुत धुआं, पर उस पर बना खाना बड़ा स्वादिष्ट बनता था। आज भी पर्व त्योहारों में लकड़ी के चूल्हे पर तो खाना बनता ही है। कोयले की अंगीठी लुप्त प्राय हो गई है। इन्होंने जो नीचे बताया कि वो मिट्टी या राख लगाना पड़ता था, तो भाई हमारे बहुत सारे साथियों को नहीं पता होगा, तब बटलोई चलती थी और मिट्टी, गीली मिट्टी लपेटी जाती थी। हाँ। उसको भिगो के नीचे लगाया जाता था, उसको ताकि वो बर्तन काला ना हो। काला ना हो, अगर हो तो मतलब उसको छुड़ाना आसान हो, काला तो होगा ही होगा। तो उसको कहते थे मिट्टी पोतना। तो एक कपड़ा रखा जाता था, मिट्टी भिगो दी जाती थी और उस कपड़े के माध्यम से उसमें पूरा अच्छे से लपेटा जाता था, उसकी परत चढ़ाई जाती थी। जैसे आपने बर्तन को पोतने की बात कही, जो अंगीठी या सिगड़ी होती थी या चूल्हा होता था उसे भी पोता जाता था। एक मिट्टी का बर्तन भिगोया हुआ हमेशा रखा रहता था पास में, उसके अंदर एक कोई पुराना कपड़ा रहता था जिसे उस चूल्हे को और अंगीठी को पोता जाता था। तो भाई देखो, ऐसा हमारे साथी ऐसे ही सीख भी जाते हैं। उन्होंने लिखा अंगीठी यानी सिगड़ी मैंने बहुत लगाई थी बुआ जी। मैं कोयले लाता था, माता जी जलाती थी, धीरे धीरे मैंने भी सीख लिया। उस पर रोटी बहुत स्वादिष्ट होती है, आजकल शादी ब्याह पर दिखाई देगी। ये आने वाले समय में बताना पड़ेगा अंगीठी ऐसी होती थी। तो ये बात तो सही है। और हमने देखा है जब पहले, जैसे आजकल बाथरूम में हम देखते हैं सबके स्नान घरों में प्लास्टिक की बाल्टियां होती हैं नहाने के लिए, पहले लोहे की बड़ी बड़ी बाल्टियां हुआ करती थी। बिल्कुल। और कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद जब वो पानी के कारण उसमें छेद निकल आते थे, बाल्टी नहाने लायक नहीं रह जाती थी, तो उसी बाल्टी को कटवा कर उसमें अंगूठी बनवा ली जाती थी। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। और हमारे साथियों ने देखी होगी बाद में ऐसे ही टीन के जो डिब्बे आने लगे, उन पर खूब अच्छे से परत चढ़ा के मोटी, और उसको करके अच्छा बाल्टी जो होती थी उसमें जो हैंडल भी रहता था तो बड़े मजे से उसको उठा भी लिया जाता था। और जो बीच में रॉड लगाई जाती थी उनसे भी उठाने में आसानी होती थी। वो रॉड होती थी जिनके ऊपर पहले नीचे आंच लगाती थी, फिर उस पर रॉड के ऊपर कोयले रखे जाते थे, तो वो कोयले आग पकड़ लेते थे नीचे रखे हुए उस आंच से। उसमें या तो आप कोई कागज जला दो या हमारे साथी ने लिखा है ना कि तेल या कंडा जो है उसमें मिट्टी के तेल में डालकर। तो उसमें क्या होता है, जो नीचे जगह, जो खाली जगह होती थी जहां से हम हवा देते हैं पंखे आदि से, तो उसमें भी कुछ लोग आलू आदि रख लेते थे, उसमें भुन जाता था बहुत अच्छी तरीके से। तो बहुत सारे प्रयोग थे। ऐसे ही हमारे साथी ने भी बहुत बहुत चीजें लिखी हैं। अंगीठी भी कई प्रकार की होती थी। हमने बचपन में 2 प्रकार की अंगीठी पर खाना बनाया था। एक अंगीठी ऐसी थी जिसमें कोयला डालकर जलाया जाता था, और एक बुरादे की अंगीठी भी आती थी जिसमें बुरादा भरकर जलाया जाता था। हमारे दादाजी उसे हमें जला कर देते थे और हम उस पर खाना पकाते थे। तो बुरादे वाली भी बड़ी, उसकी टेक्निक बड़ी अलग सी थी। उसमें खूब ठूस ठूस के भरा जाता था, बहुत टाइट, दबा दबा कर भरा जाता था, और लकड़ी बुरादा आता था, यानी कि छीलन कह सकते हैं उसको। तो उसके बाद बीच में उसकी रॉड होती थी, वो निकाल दिया जाता था। और थोड़ी देर शुरू में धुआं देती थी, उसके बाद में उसमें से जो लौर या आंच निकलती थी उससे बड़ी अच्छी रोटियां बनती थी, खाना बनता था। एक हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि हम घरेलू चूल्हे पर खाना पकाते थे, वो भी गाय का सूखा गोबर से। बिना चूल्हे के हम रोटियां पका लेते हैं। पका लेते हैं जी। गाय का पुराना गोबर का भट्टा बनाकर जला दें और उसके बाद गेहूं के आटे की खड़ी मोटी यानी मोटी मोटी रोटी बनाकर और उसमें डाल दें, और फिर पकने के बाद में रोटी कपड़े से साफ कर दें और फिर खाइए, बड़ी मीठी और स्वादिष्ट लगेगी। इन्होंने लिखा है डाल दो और देखते रहो कहीं जल न जाए, फिर पकने के बाद खाइए। साफ करना पड़ता है क्योंकि भाई थोड़ा थोड़ा सा जो अंगारा होता है ना, उसकी जो कालिक है वो लग जाती है, तो फिर उसको पटकना पड़ता है, या कोई साफ कपड़ा रखते हैं उससे साफ कर देते हैं। तो इस तरीके की रोटी का अपना मजा होता है। और वो ऐसे ही जब वो लगता था कि अंगीठी अब बुझने वाली है, थोड़ी सी आंच बची है, सारा खाना पक गया है, तो या तो उसमें आलू शकरकंद रख देते ताकि वो भुन जाए, या फिर रात के समय जैसे हमारी अम्मा थी तो उस पे
वो रख दिया करती थी, दूध का भगोना। हाँ, क्या और बात है। सुबह तक उस दूध पर बड़ी लाल लाल और मोटी मलाई की परत जम जाती थी और वो रबड़ी जैसा बड़ा स्वादिष्ट दूध स्वादिष्ट होता था। या दूध फट जाता था तब भी उसको शक्कर डाल के चढ़ा देते थे, वो अलग मिठाई बन जाती थी। तो ऐसी ऐसी यादें हैं। हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि अंगीठी कच्चे लकड़ी के कोयले वाली, रेलवे की कोयले वाली, पक्के कोयले वाली, लकड़ी से जलाने वाली, लकड़ी के बुरादे से भी चलने वाली अंगीठी। तो बुरादे वाली अलग टेक्निक से चलती थी। पहले बुरादे की अच्छी तरह इन्होंने वही लिखा है कि अच्छी तरह ठूस के टाइट फिट करना पड़ता था। ऐसे इन्होंने ये भी लिखा है कि हमारे साथी ने कि हमारा घर रेलवे फाटक के पास था, तो तब जो है ना खुले बोगी में वो जाता था कोयला, तो वो गिरता था तो लोग वहां से बटोरते भी थे। तो वो भी यादें हैं बड़ी मजेदार। कच्चा कोयला जाता था। और अच्छा पहले तो वो जो पक्का कोयला जब होता था, बाद में वो टिक्की आने लगी बन के बड़ी स्पेशल टाइप की। उसको सजाने का भी तरीका बड़ा होता था कि थोड़ा फोफरा करके रखो, यानी ऐसे रखो कि उसमें से हवा ऊपर जा सके, तो आंच तेज आएगी। जी। और सबसे मजेदार बात ये होती थी कि पंखा नहीं मिलता था उसको झलने के लिए। कि रसोई घर में एक हाथ से चलाने वाला पंखा भी आया करता था। पहले तो हाथ वाला चाहिए होता था ना, बाद में बिजली वाला आया। बिजली वाला नहीं, वो एक हाथ से चलाने वाला पंखा भी आया करता था, जो अंगीठी के लिए। हाँ, अंगीठी के छेद में घुसा दिया जाता था और उससे फिर वो आंच उसकी तेज हो जाया करती थी। तो अब हमारे इतने सुनने वाले जो अपने अनुभव लिखकर भेज रहे हैं, इन्होंने जरूर अंगीठी देखी है, इन पर खाना भी बनाया है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी जिन्होंने अंगीठी नहीं देखी है, उनके लिए जो एक मॉडर्न अंगीठी हम कह सकते हैं वो है बारबेक्यू। जी हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। बारबेक्यू जब हम बड़े बड़े होटल्स में कई बार जाते हैं खाने के लिए, तो वहाँ सरियों पर नीचे कोयले जले रहते हैं और वहाँ ऊपर कुछ ना कुछ पकता रहता है और तुरंत तुरंत देते हैं। हालांकि हमारे साथी यही सब लिख रहे हैं कि हमारी दादी जो थी वो आंगन में अंगीठी जला लेती थी, बाजरे की रोटी गरम गरम सेक के देती थी। तो वही सब समय है, वही सब तरीके हैं, थोड़ा थोड़ा स्वरूप बदला है। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण, तेरे मुखड़े पे चंदा गगन का जड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। सिमटी सावन की घटा, तेरे बालों में सिमटी सावन की घटा, तेरे गालों पे छिटकी पूनम की छटा, हो पूनम की छटा। तीखे तीखे नयन, तीखे तीखे नयन, मीठे मीठे बयन, तेरे अंगों पे चंपा का रंग चढ़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। टकरा गया तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया, किस पारस से सोना ये टकरा गया, तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया, हो चकरा गया। ना इधर जा सका, ना इधर जा सका, ना उधर जा सका, रह गया देखता वो खड़ा ही खड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण।
वही बहुत सारी चीजें हैं। हमारे साथी लिख रहे हैं कि मेरा बचपन तो चूल्हे, कोयले और लकड़ी के बुरादे वाली अंगीठी का खाना, वो भी नानी, माँ और बहनों के हाथ का बना हुआ खाकर ही बड़ा हुआ हूँ। अभी भी इसी ठंड के सीजन में मेरे घर में अंगीठी जलाने की भी व्यवस्था है। तो अपने ही खेत की मक्के की रोटी भी पत्नी और 4-5 दिन से सासू माँ आ गई हैं, तो उनके हाथ की बनी रोटियां खाई है। बाकी का भोजन तो गैस और इलेक्ट्रिक इंडक्शन पर ही बनता है। पर आज भी दाल बाटी और बैगन का भुर्ता जब बनता है तो दाल भले ही गैस पर बन जाए, पर बाटी और बैगन तो अंगीठी की आग पर ही सेका जाता है। एक और बहुत बड़ा फायदा है, जब रात के समय आपने अपने आंगन में या कमरे में अंगीठी जलाई हुई है तो जो ठंड है उससे बचाव भी हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत इसका धुआं निकलता है उससे मच्छरों से भी बचाव हो जाएगा। और अंगीठी का जो एक बड़ा रूप होता है, जैसे हमने कहा बाल्टी जब कट के बनती थी तो अंगीठी बनती थी, और जब बड़े बड़े ड्रम को काट के बनाया जाए तो शादी ब्याह में जब रखते थे तो वो उनको भट्टी या भट्टा कहते थे। हाँ, भट्टी भट्टा कहते थे। एक और मजेदार बात थी कि उसमें जो मेड़ बनाते थे ना, कि दिया जैसे उलट के रखा होता था, अगर वो टूट जाए तो फिर दिया आदि ढूंढा जाता था कैसे रखा जाए ताकि जो कढ़ाई आदि हम रख रहे हैं उस पर पूरा संतुलन बना रहे। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या कहा जाए। हमारे एक साथी ने लिखा है कि हमारे बच्चे का जन्मदिन है, आशीर्वाद दीजिए। तो भाई आज जिस भी श्रोता का हमारे जन्मदिन है उसको ढेर सारी शुभकामना। और घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि हम इजाजत ले लें, तो चंचल वर्मा, प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली